हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डेंटल। मेरा एक्चुअल नेम है डॉक्टर अविनाश। मेरा अभी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में इंटर्नशिप चल रहा है। 2020-25 में मेरे को डॉक्टर आर अहमद नेशनल स्टूडेंट अवार्ड मिल चुका है। किड स्टूडेंट अचीवर्स अवार्ड 2026 मिला है। ईस्ट इंडिया डेंटल इम्पैक्ट अवार्ड 2026 मिला है फ्रॉम इंडियन डेंटल एसोसिएशन। मेरा ऑलरेडी 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है। मैं किट मेंटल वेलनेस क्लब का कोऑर्डिनेटर हूँ, किट किड्स एनएसएस का कोऑर्डिनेटर एंड किड्स कलाकार म्यूजिक सोसाइटी का भी कोऑर्डिनेटर हूँ। सो गाइज, आज से हम हर दिन एक नया नया टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा बेसिकली पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का रहने वाला है। ये बेसिकली फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है। अगर आपके कॉलेज में ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा होगा तो ये बेसिकली एक सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट रहने वाला है आप लोगों का। पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली कैरीज एंड रिस्टोरेशन के ऊपर हम बात करेंगे। हम काफ़ी पार्ट्स में हर एक टॉपिक का वीडियो लाने वाले हैं। हम लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से भी जाएंगे, एक क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए उसके हिसाब से भी हम बताएंगे। कैरीज एंड रिस्टोरेशन के अंडर आज हम जानेंगे पहला डेफिनेशन ऑफ डेंटल कैरीज का क्या डेफिनेशन है उसके बारे में जानेंगे, जो कि बेसिकली गिवन बाय हमारा सेफर्ट्स, जो कि हमारा ओरल पैथोलॉजी का 3rd ईयर का बुक है। उसके हिसाब से क्या डेफिनेशन है हमारा डेंटल कैरीज का। सेकेंड में हम डेंटल कैरीज का क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे, क्या क्या बेसिस में क्लासिफिकेशन दिया गया है डेंटल कैरीज का, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कॉजेस या फिर हम इटायोलॉजी, जो कि हम वेन डायग्राम से समझेंगे कि डेंटल कैरीज का इटायोलॉजी क्या है, किस किस चीज़ों के वजह से डेंटल कैरीज होता है। फिर हम थोड़ा सा कैरियोग्राम के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, कैरियोग्राम क्या है। एंड उसके साथ हम लोग जानेंगे विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या है। विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी के बारे में भी हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, देन आपको मेरे को मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे अगर डीएम करेंगे तो इस टॉपिक का, इस आज का जो वीडियो है उसका आपको नोट्स भी मिल जाएगा। इसमें अगर मैं यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ पे इटायोलॉजी में एक वेन डायग्राम है, वो 2 मार्क का शॉर्ट नोट आता है इस टॉपिक से। फिर कार्योग्राम जो है वो भी एक शॉर्ट नोट है, ये एक शॉर्ट नोट हो गया जो कि 2 मार्क का शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। और विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी जो है ये भी आपका एक शॉर्ट नोट हो गया। पहले जैसे कि मैंने बोला कि डेफिनेशन ऑफ डेंटल कैरीज हम लोग जानेंगे। क्या होता है डेंटल कैरीज का डेफिनेशन। आप लोग ऑलरेडी 2nd ईयर से जब प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव का क्लासेस कर रहे हैं उसी टाइम से आपको डेफिनेशन पता चल गया होगा ऑलरेडी, फिर भी हम लोग बात करेंगे आज। बेसिकली ये क्या है, ये एक इरिवर्सिबल माइक्रोबियल डिजीज है। क्या है? इरिवर्सिबल माइक्रोबियल डिजीज। एज यू नो कि टीथ का कैल्सिफिकेशन होता है। किसका यहाँ पे जो हम जो भी पढ़ेंगे वहां पे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। एक है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ। ये सारे चीज, चाहे वो डेफिनेशन हो या फिर कॉजेस हो या फिर क्लिनिकल फीचर्स हो, ये हर चीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक इरिवर्सिबल माइक्रोबियल डिजीज है। किसका? ना कैल्सिफाइड टिश्यू ऑफ द टीथ, बिकॉज यू ऑल नो दैट जो हमारा दांत है वो एक कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है, जो कि जिसके वजह से जब आप डेंटल एनाटॉमी पढ़े होंगे उसमें हम पढ़ते हैं फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन। क्या मैंने बोला, डेंटल कैरी क्या हुआ, एक इरिवर्सिबल माइक्रोबियल डिजीज ऑफ द कैल्सिफाइड टिश्यूज ऑफ द टीथ which is characterized by two things. One is the, इसमें 2 चीज रहेगा, लाइक इनऑर्गेनिक कंटेंट रहेगा और हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट भी रहता है। 2 चीज रहता है, एक हो गया इनऑर्गेनिक कंटेंट और एक हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट। अगर मैं इनऑर्गेनिक कंटेंट का बात करूंगा, इनऑर्गेनिक कंटेंट का डीमिनरलाइजेशन होगा। इनऑर्गेनिक कंटेंट का डीमिनरलाइजेशन होगा और जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसका डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन होने वाला है। और ये जब दोनों मिल जाते हैं कैविटी का फॉर्मेशन होता है, विच लीड्स टू कैविटेशन, और कैविटी का फॉर्मेशन होगा। ये जो फ्लोचार्ट में बना है इसको अगर मैं सेंटेंस में कन्वर्ट करूंगा, इट इज अ इरिवर्सिबल माइक्रोबियल डिजीज ऑफ द कैल्सिफाइड टिश्यूज ऑफ द टूथ विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीमिनरलाइजेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंटेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट लीडिंग टू कैविटेशन। ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ डेंटल कैरीज। ये एक सिर्फ इरिवर्सिबल माइक्रोबियल डिजीज नहीं है, बल्कि ये एक हमारा मल्टीफैक्टोरियल डिजीज भी है। ये हमारा एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज भी
बोला जाता है, जहां पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा इंटरेक्शन होगा, मल्टी फैक्टोरियल क्यों बोला गया, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। सो किस किस चीजों के बिटवीन हमारा इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन हो रहा है हमारा होस्ट का एनवायरमेंट के साथ, होस्ट का किसके साथ कांटेक्ट हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है एनवायरमेंट के साथ हो रहा है। सो होस्ट कौन होता है, ऑफ कोर्स हमारा जो कैल्सिफाइड टिश्यू है यानी कि दांत। और एनवायरमेंट में कौन कौन जाएगा, हमारा एनवायरमेंट में आएगा हमारा बैक्टीरिया, सलाइवा एंड डाइट ऑफ अ इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या क्या खाना दिन भर खा रहा है, उसके माउथ में क्या क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एंड उसका उस पेशेंट का सलाइवा का जो फ्लो है वो कितना है। सलाइवा का फ्लो कितना रहता है वो आप फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया क्या क्या अफेक्ट करता है हम आगे जानेंगे, ऑल्सो आप लोगों को ओरल पैथ में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। और डाइट जो है वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट कुछ कुछ डिजीजेस है जहाँ पे हम लोग पेशेंट को डाइट, अच्छा डाइट लेने के लिए बोलते हैं, जैसे कि आपका हो गया एक डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बिकॉज यहाँ पे डाइट का बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। एंड अगर मैं डायबिटीज का बात करूंगा, इस केस में काफी सारा मैनिफेस्टेशंस होता है, ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डायबिटीज होता है। एंड डायबिटीज के अंडर अगर मैं बोलूं तो उसका एक ओरल मैनिफेस्टेशन डेंटल कैरीज भी होता है। ये पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का बात नहीं है, ये एक जनरल डेंटिस्ट्री का हम बात करें या फिर एक जनरल चीज हम बता रहे हैं। सो ये एक टॉप चीज हो गया। अभी हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल कैरीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल कैरीज। सो जो डेंटल कैरीज है वो 3 बेसिस में क्लासिफाई किया गया है। एक हो गया हमारा एनाटॉमिक के साइट के हिसाब से, एक हो गया हमारा सिवियरिटी के हिसाब से, और एक हो गया हमारा प्रोग्रेशन के हिसाब से। और अगर हम बाकी भी बात करेंगे, और एक हमारा आ जाता है वो है क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी क्लासिफाई किया गया है। सो पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर हुआ, बेस्ड ऑन द एनाटॉमिक साइट, बेस्ड ऑन द एनाटॉमिक साइट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दो चीज बता दूंगा, एक होता है कैरीज और एक वर्ड हम यूज करते हैं कैविटीज। सो एक्चुअली हम पेशेंट के मुंह में क्या देखते हैं, कैरीज दिखते हैं या फिर कैविटीज दिखते हैं। सो काफी सारे जगह पे कैविटीज बोला जाता है, बट मेरे हिसाब से इट्स नॉट कैविटीज। कैविटी बेसिकली जब हम एक टूथ का प्रिपरेशन करते हैं, मान लो कि क्लास 1 हो गया कैविटी प्रिपरेशन या फिर क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन, उस केस में हम बोल सकते हैं कैविटी, जो कि हमारा जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन आ जाता है। बट कैरीज जो होता है वो बेसिकली डिकेइंग ऑफ द टूथ, या फिर जो हम डेफिनेशन देख चुके हैं। अगर हम एनाटॉमिक साइट के हिसाब से देखेंगे, एक हो गया हमारा ऑक्लूजल कैरीज। सो ऑक्लूजल कैरीज में हमारा दो चीज आ सकता है। ऑक्लूजल सरफेस में पीट एंड फिशर है, सो हमारा आ जाएगा पीट कैरीज। और एक हो गया हमारा फिशर कैरीज, जो कि पीट एंड फिशर हम फर्स्ट ईयर से डेंटल एनाटोमी का जब पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटोमी, उसमें ही रहता है हमारा पीट एंड फिशर। सो क्या पीट है एंड फिशर क्या है ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। सो बेसिकली ऑक्लूजल कैरीज में दो चीज आएगा, पीट कैरीज एंड द फिशर कैरीज। दूसरा जो आता है वो हमारा है एक स्मूथ सरफेस कैरीज। एक है हमारा क्या, स्मूथ सरफेस कैरीज। स्मूथ सरफेस कैरीज बेसिकली कौन सा सरफेस को अफेक्ट करेगा या फिर कौन सा एनाटॉमिक साइट को, हमारा प्रोक्सिमल कैरीज जितने सारे हो गए वो हमारा आ जाता है स्मूथ सरफेस कैरीज। अभी यहाँ पे बात आता है कि प्रोक्सिमल है क्या, प्रोक्सिमल यानी कि बाजू यानी कि मेजियल या फिर डिस्टल सरफेस में अगर कैरीज होगा देन उसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल कैरीज, दैट इज द स्मूथ सरफेस कैरीज। और एक है सर्वाइकल कैरीज। सर्वाइकल कैरीज यानी कि अगर सर्वाइकल लाइन के पास कैरीज हुआ है सो उसको हम बोलेंगे सर्वाइकल कैरीज। तीसरा एनाटॉमिक अगर मैं बात करूं वो आता है हमारा रूट कैरीज। रूट कैरीज यानी कि जब हमारा दांत का जो क्राउन और रूट है, जब हमारा रूट में कैरीज होता है। सो बेसिकली रूट का कैरीज जो होता है वो ओल्ड एज में ज्यादातर दिखाई देता है। सो ओल्ड एज ग्रुप में ये अफेक्ट करेगा। और उसका जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है बेसिकली कब हो सकता है, देखिए जब एक पेशेंट का एज इंक्रीज करेगा, सो ग्रेजुअली उसका क्या होगा, जिंजाइवा जो है वो धीरे धीरे रिसेशन होगा, यानी कि जिंजाइवा का जो जिस एनाटॉमिक पोजीशन में रहना चाहिए उसे वो नीचे जाएगा। सो जिसके कारण क्या होगा, रूट का विजिबिलिटी होगा। सो जब रूट का विजिबिलिटी होगा, इसी केस में ओल्ड एज में रूट कैरीज होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द रिसेशन ऑफ द जिंजाइवल मार्जिन। अभी अगर हम सिवियरिटी के हिसाब से देखेंगे, सिवियरिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे डेंटल कैरीज का क्लासिफिकेशन, हमारा एक टर्मिनोलॉजी है या फिर एक कैरीज आता है दैट इज कॉल्ड द इंसिपिएंट कैरीज, दैट इज द इंसिपिएंट कैरीज। सो ये इंसिपिएंट कैरीज होता क्या है, बेसिकली ये एक अर्ली कैरियर्स लीजन, यानी कि अभी मतलब कुछ ही दिन हुआ है कि
पेशेंट के मुंह में हमें कैरी डिटेक्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली हमारा स्मूथ सरफेस ऑफ द टूथ में दिखाई देगा। सो दांत का स्मूथ सरफेस कौन सा हो गया हमारा? प्रोक्सिमल सरफेसेस हो गया। सो यानी कि अगर हम स्मूथ सरफेस कैरीज का बात करेंगे तो स्मूथ सरफेस कैरीज हमारा किसके अंडर आ जाएगा? इंसिपिएंट कैरीज के अंडर आ जाएगा। सो ये देखने कैसे दिखता है? ये बेसिकली एक व्हाइट स्पॉट जैसे दिखता है। अगर इसको हम क्लिनिकली देखने के लिए कोशिश करेंगे, सो जब हम ओरल मेडिसिन के पोस्टिंग में होते हैं, सो व्हाइट स्पॉट एक दिखता है जो कि हम ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में जब पोस्टिंग क्लिनिकली केस देखते हैं, वहां पे हमको बोला जाता है कि कैची पॉइंट चेक करो। सो इस केस में आपको कैची पॉइंट मिलेगा, दैट इज द इनिशियल कैरीज और द इंसिपिएंट कैरीज दैट यू आर गोइंग टू सी। सेकेंड जो है हमारा वो है ऑकल्ट कैरीज। ऑकल्ट कैरीज, सो ऑकल्ट कैरीज मतलब कि हिडन कैरीज, इसको हम बोल सकते हैं हिडन कैरीज। बेसिकली हमको पता नहीं चलेगा कि कैरीज है या नहीं है। इसका जो अदर नेम है वो है फ्लोराइड बम्प्स, उसको हम फ्लोराइड बम्प्स भी बोलते हैं, और हम इसको फ्लोराइड सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। क्यों फ्लोराइड सिंड्रोम हम बोल रहे हैं? क्योंकि सिंड्रोम का वर्ड तब यूज होता है जब हमारे एक ही कॉज के वजह से 3-4 डिजीज जब हमारे पेशेंट में होते हैं, देन इट नोन एज द सिंड्रोम। सो फ्लोराइड सिंड्रोम भी बोला जाता है। सो ऑकल्ट कैरीज ऑल्सो नोन एज हिडन कैरीज। सो यहाँ पे ही नाम से हमको पता चल रहा है अगर कैरीज हिडन है तो हम इसको क्लिनिकली डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। यानी कि पेशेंट जब उसका मुंह खोलेगा उस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें कैरीज है और या नहीं है। बट तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन पैदा होता है कि तो आप डायग्नोसिस कैसे देने वाले हैं? सो इसको सिर्फ और सिर्फ आप एक्सरे यानी कि रेडियोग्राफिकली पता कर सकते हैं। यू कैन गेट दिस ओनली थ्रू रेडियोग्राफ्स। सो एक्सरे के थ्रू ही आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द कैविटेशन, दैट इज द कैविटेशन। उसके बाद बेस्ड ऑन द प्रोग्रेशन के हिसाब से अगर हम देखें, प्रोग्रेशन के हिसाब से सो डेंटल कैरीज जो है वो एक हो गया अरेस्टेड कैरीज आ जाएगा। सो नाम से ही पता चलेगा, जैसे हम इंसिपिएंट कैरीज को बोले अर्ली कैरियर्स लीजन, यानी कि वो इनिशियल स्टेज में है। अरेस्टेड कैरीज है कि पेशेंट के मुंह पे एक टूथ में कैरीज हुआ, एक टाइम तक हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिकली कैरीज का जो प्रोग्रेशन हुआ वो स्टॉप हो गया, मतलब और आगे वो बढ़ नहीं रहा है। दैट इज कॉल्ड द अरेस्टेड कैरीज। सेकेंड जो हमारा है वो एक आ जाता है हमारा क्या? रिकरेंट कैरीज। रिकरेंट कैरीज, और हम इसको बोल सकते हैं कि सेकेंडरी कैरीज। सो नाम से ही पता चल रहा है सेकेंडरी कैरीज, यानी कि पहले भी कैरीज था उसके बाद फिर से आया। सो ये कौन से केस में सेकेंडरी कैरीज होता है? सेकेंडरी कैरीज बेसिकली मान लीजिए कि एक पेशेंट आपके पास आया, आपने मान लीजिए कि एक क्या लाइक एक ऑक्लूजल कैरीज आपने देखा, एक ऑक्लूजल कैरीज आपने डिटेक्ट किया जिसमें आप देख रहे हैं कि पल्प इन्वॉल्व नहीं हुआ है, फिर आपने रिस्टोरेशन कर दिया कंपोजिट देके। उसके बाद मान लीजिए कि उसके बाद अगर मान लीजिए रिस्टोरेशन ठीक से नहीं हुआ है, या फिर फॉर सो मेनी फैक्टर्स आप देख रहे हैं कि पेशेंट जब आपके पास फॉलोअप के लिए आया है उसके बाद आप देख रहे हैं कि रिस्टोरेशन के नीचे फिर से कैरीज का डेवलपमेंट हुआ है। इन दैट केस वी से इट आज द सेकेंडरी कैरीज और द रिकरेंट कैरीज। तीसरा जो है वो है हमारा रेडिएशन कैरीज। रेडिएशन कैरीज बेसिकली अगर एक पेशेंट ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज होगा उस केस में उसको कैरीज हो सकता है। सो रेडिएशन कैरीज जैसे कि कैंसर पेशेंट्स में होने का ज्यादा चांसेस रहता है, जो रेडियोथेरापी वगैरह ट्रीटमेंट लेते हैं उस पेशेंट में रेडिएशन कैरीज होने का चांसेस ज्यादा रहता है। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं, और एक है हमारा क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी कैरीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी कैरीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो अगर मैं पिक लेवल बोलूं जहां पे कैरीज होने का ज्यादा चांसेस है, पिक लेवल ऑफ अकरेंस ऑफ डेंटल कैरीज, देन 3 पिक्स है इसका। ये जो एज ग्रुप हम बताएंगे उसी एज ग्रुप में ज्यादा कैरीज होने का चांसेस रहता है। एक हो गया आपका 4 to 8 ईयर्स में होगा, एक हो सकता है 11 to 19 ईयर्स में, और एक हो सकता है 55 to 65 ईयर्स ओल्ड पेशेंट्स में। एंड ऑफ कोर्स जब आप क्लिनिकली पोस्टेड रहेंगे पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि 4 to 8 ईयर्स के ज्यादा केसेस देखने मिलेंगे। आजकल यंगस्टर्स एंड दैट इज 11 to 19 ईयर्स एंड 20 to 25 ईयर्स ओल्ड आर हैविंग मोर अमाउंट ऑफ डेंटल कैरीज। उसके बाद जो ओल्ड एज पेशेंट्स रहते हैं उसमें डेंटल कैरीज का ऑकरेंस ज्यादा रहता है। इसमें हमारा अभी और 2-3 टर्मिनोलॉजी आ जाता है क्रोनोलॉजी में। एक होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड कैरीज, एक होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड कैरीज। अगर मैं अर्ली चाइल्डहुड कैरीज का बात करूंगा देन अर्ली चाइल्डहुड कैरीज का भी 2 वेरिएंट है। 2 वेरिएंट हम बोल सकते हैं, या फिर उसका
हम अदर नेम तो नहीं बोलेंगे, दो वेरिएंट ही इसको बोला जाएगा। दो वेरिएंट क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है नर्सिंग कैरीज। नर्सिंग कैरीज को हम अदर नेम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड कैरीज बोल सकते हैं, या फिर बेबी बोटल सिंड्रोम भी इसको बोला जाता है, बेबी बोटल सिंड्रोम भी बोला जाता है। फिर और एक जो वेरिएंट है वो है रैम्पेंट कैरीज। और एक जो और एक जो कैरीज है उसको हम बोलते हैं रैम्पेंट कैरीज। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नर्सिंग कैरीज एंड रैम्पेंट कैरीज अगेन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो फाइनल ईयर का लॉन्ग क्वेश्चन है, सो उसको हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा एक चीज जो है हम बोल सकते हैं लीनियर एनामेल कैरीज। लीनियर एनामेल कैरीज जिसका अदर नेम अगर हम बोलेंगे उसको हम ओडोंटोक्लासिया भी बोलते हैं, इसको हम ओडोंटोक्लासिया बोलते हैं। सो ये बेसिकली नियोनेटल लाइन, इसका अगर हम लोकेशन या फिर साइट का बात करेंगे, वो है हमारा नियोनेटल लाइन ऑफ द मैक्सिलरी एंटेरियर प्राइमरी टीथ। मैक्सिलरी एंटेरियर प्राइमरी टीथ इसका हमारा लोकेशन हो जाएगा। फिर एक हमारा आता है वो है टीनेज कैरीज। फिर एक है हमारा क्या, टीन एज कैरीज। सो इसका अदर नेम अगेन, ये अदर नेम जितने सारे हैं गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाईबा में बहुत सारे अदर नेम को पूछने के लिए एक्सटर्नल्स काफी इंटरेस्टेड रहते हैं अदर नेम्स पूछने के लिए। अच्छा, ये जो टीनेज कैरीज या फिर एडोलेसेंट हम कैरीज बोले, ये एक रैम्पेंट कैरीज का वेरिएंट है। सो टीनेज कैरीज या फिर एडोलेसेंट कैरीज जो है, ये हमारा एडोलेसेंट कैरीज या फिर सॉरी हाँ एडोलेसेंट कैरीज या फिर टीनेज कैरीज का वेरिएंट हो गया। सो क्या, फिर उसके बाद एक आता है हमारा अडल्ट कैरीज। सो तीन कैरीज के बारे में हम बात किए, एक हुआ हमारा चाइल्डहुड कैरीज, अर्ली चाइल्डहुड कैरीज, एक हुआ टीनेज कैरीज और एक है अडल्ट कैरीज। अडल्ट कैरीज जो है बेसिकली ये दो टाइप ऑफ कैरीज को लेके चलता है, एक हो गया हमारा रूट कैरीज और एक है हमारा सर्वाइकल कैरीज। एक क्या है रूट कैरीज और एक क्या है सर्वाइकल कैरीज। ये दोनों कैरीज जो है ये हमारा अडल्ट कैरीज के अंदर आ जाता है। इसका अगर हम एज ग्रुप का बात करेंगे, जैसे ने हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी, रूट कैरीज वो ओल्ड एज ग्रुप में होता है। सो इट इज अराउंड 55 टू 60 इयर्स ओल्ड पेशेंट्स में ज्यादातर दिखाई देता है। अगेन कॉज क्या है, रिसेशन ऑफ द जिंजाइवल मार्जिन, रिसेशन ऑफ द जिंजाइवल मार्जिन, इसके वजह से हमारा अडल्ट कैरीज यानी कि रूट कैरीज या फिर सर्वाइकल कैरीज होता है। फिर दूसरा बात जो है और एक जो कॉज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द डिक्रीज्ड सलाइवरी फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द डिक्रीज्ड सलाइवरी फंक्शन। अच्छा, क्यों डिक्रीज सलाइवरी फंक्शन होगा, बिकॉज ऑफ द एट्रोपी। आई होप यू माइट ऑल बी नोइंग अबाउट एट्रोपी, जो कि हमारा सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैथोलॉजी में बेसिकली पढ़ाया जाता है। सो उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर द शॉर्ट नोट एज वेल एज फॉर द भाइबा पॉइंट ऑफ व्यू। सो शॉर्ट नोट्स और भाइबा के लिए ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन आप लोगों को अगर इस लेक्चर का नोट्स चाहिए देन आप इसी नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं, आपको यहाँ इसका पीडीएफ जो है वहां से मिल जाएगा। सो अगर क्रिटिकल पीएच का बात मैं करूंगा, क्रिटिकल पीएच जहां पे दांत का डीमिनरलाइजेशन शुरू होता है एंड जिसके वजह से कैरीज होना शुरू होता है, दैट इज 5.2 टू 5.5। ये किसके लिए है, ये बेसिकली हमारा एनामेल के लिए है। अगर मैं डेंटिन का बात करूंगा तो डेंटिन का क्रिटिकल पीएच जो है वो है हमारा 6। और अगर मैं सीमेंटम का बात करूंगा तो सीमेंटम का है हमारा 6.7। यानी कि इतना पीएच के बाद हमारा दांत का डीमिनरलाइजेशन शुरू होता है। सो एनामेल का 5.2 टू 5.5, डेंटिन का 6 एंड सीमेंटम का 6.7। उसके बाद हमारा आता है कॉजेस या फिर इटायोलॉजी ऑफ डेंटल कैरीज, जो मेन कॉज या फिर प्राइमरी कॉज क्या है डेंटल कैरीज का। सो देयर इज समथिंग नोन एज कीज ट्राइड, जो कि अभी और एक चीज ऐड हो चुका है ये कीज ट्राइड में, जो कि मैं आपको बता दूंगा बाद में। सो जैसे कि हम लोग ने बोले कि जो हमारा डेंटल कैरीज होता है दो इंपॉर्टेंट चीज के वजह से, इंटरेक्शन के वजह से। सो किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है हमारा, एक हो गया हमारा होस्ट और एक हो गया हमारा एनवायरमेंट। ये दोनों चीज के बारे में हमने बात किया। सो अगर मैं होस्ट के बारे में बात करूंगा तो होस्ट में आ जाएगा हमारा टूथ, दैट इज द कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। और अगर मैं एनवायरमेंट का बात करूंगा उसमें हमारा आ जाएगा बैक्टीरिया, सलाइवा और एक है हमारा डाइट, पेशेंट क्या खाना खा रहा है। सो बैक्टीरिया बेसिकली द माइक्रोफ्लोरा,
बैक्टीरिया बेसिकली द माइक्रोफ्लोरा, जो कि हमारा कॉज करवाएगा डेंटल कैरीज। तो सॉरी, माइक्रोफ्लोरा। सबस्ट्रेट वगैरह जो है वो हमारा डाइट और सलाइवा में आ जाता है। सो अगर मैं टूथ का बात करूंगा, टूथ का जो कंपोजिशन है, टूथ का अगर कंपोजिशन के बारे में मैं बात करूंगा, तो जो सरफेस एनामेल है, जो हमारा सरफेस का एनामेल है, वो हमारा रेजिस्टेंट होता है कैरीज को। कैरीज से ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, यानी कि कैरीज वो करवाने देगा ही नहीं, रेजिस्टेंट टू कैरीज। और अगर हम सब सरफेस एनामेल का बात करेंगे, ये थोड़ा सा कम रेजिस्टेंट रहता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सरफेस एनामेल। सो अगर मॉर्फोलॉजिकली हम बात करेंगे टूथ का, सो जैसे कि मैंने बोला था मॉर्फोलॉजी ऑक्लूजल सरफेस का बात करूंगा, तो पीट एंड फिशर्स एंड हाइपोप्लासिया के केसेस में बेसिकली ये होता है। किसके केस में? हाइपोप्लासिया एंड पीट एंड फिशर्स कैरीज के केसेस में। पोजीशन कौन सा केसेस? लाइक माल अलाइनमेंट ऑफ द टूथ, जहां पे माल अलाइनमेंट है, जिस पेशेंट में ऑर्थो ट्रीटमेंट चाहिए, उस केस में होने का ज्यादा चांसेस है। अगर एजेंट्स का बात करूं जो हमारा डेंटल कैरीज कॉज करते हैं, सो क्या क्या एजेंट्स हो गया, सॉरी एजेंट्स एजेंट्स, हाँ सॉरी एजेंट्स का बात हम कर रहे थे। सो क्या क्या एजेंट्स है जो कि हमारा डेंटल कैरीज कॉज करेंगे? एक हो गया हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि हम अगेन सेकेंड ईयर से पढ़ के आ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। एक हो गया नाइजीरिया इजरायली, नाइजीरिया इजरायली, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड एक्टिनोमाइसिस एंड विलोनेला। ये जो चार स्पेसीज है, ये चार स्पेसीज हमारा डेंटल कैरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबस्ट्रेट का बात करेंगे, तो सबस्ट्रेट में आपका आ जाएगा कितने बार आप दिन में खाना खा रहे हैं, इंजेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेशन, कौन से फॉर्म में खा रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में खा रहे हैं, या फिर आप लाइक फिजिकल फॉर्म यानी कि आप लिक्विड खाना खा रहे हैं, सॉलिड फूड खा रहे हैं, या फिर आप स्टिकी फूड खा रहे हैं। उसके साथ आपका केमिकल कंपोजिशन, जो खाना आप खा रहे हैं उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। सो ये तीनों चीज हमारा सबस्ट्रेट में आ जाता है। और अगर हम एनवायरमेंट का बात करेंगे, तो एनवायरमेंट में हमारा दो चीज आएगा, एक है सलाइवा और एक है प्लेक। प्लेक क्या है? ऑलरेडी यू पीपल नोइंग दैट बिकॉज आप पेरियोडोंटोलॉजी में प्लेक एंड कैलकुलस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अगर आपको फ्लो चार्ट एक बना के या फिर वेन डायग्राम आपको करना होगा, आप कैसे बनाएंगे? बेसिकली ये हो गया आपका टूथ, ये हो गया आपका फ्लोरा यानी कि बैक्टीरिया, जो कि आपका दांत को थोड़ा सा अफेक्ट करके रखा है, और ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट। ये वाला जो फैक्टर आप देख रहे हैं, ये जो सरफेस देख रहे हैं, दिस इज द एरिया हैविंग डेंटल कैरीज, दिस इज द एरिया हैविंग द डेंटल कैरीज। टूथ हमारा होस्ट हो गया, कुछ बैक्टीरिया उसमें है, फ्लोरा आ गया, कुछ सबस्ट्रेट है, तो हमारा ये सबस्ट्रेट है जो कि टूथ को अफेक्ट करेगा। ये दो फैक्टर मिलेंगे जब उसमें हमारा डेंटल कैरीज होता है। एंड ये सारी चीजों को कौन रखा है सराउंड करके? वो है हमारा सलाइवा। सलाइवा को कौन अफेक्ट कर रहा है? सलाइवा को हमारा अफेक्ट कर रहा है पीएच, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द सलाइवा, जो कि अगेन फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है, चैप्टर है, एंड पीएच एंड सलाइवा का क्या कंपोजिशन है। ये है हमारा वेन डायग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेंटल कैरीज का फैक्टर। जो मेन चीज मैंने आपको बोला था कि स्ट्राइड शुरू करने से पहले, वो अभी हो चुका है, कैरीज टेट्रालॉजी। कैरीज टेट्रालॉजी इसको कौन दिया था? न्यूबन ने दिया था। जैसे कि हमारा की स्ट्राइड को कीज ने दिए थे, वैसे कैरीज टेट्रालॉजी को 1982 में न्यूबर्न ने दिया। न्यूबर्न ने बोले कि सिर्फ होस्ट और सबस्ट्रेट और फ्लोरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है डेंटल कैरीज में, उसके साथ ही साथ टाइम भी बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है डेंटल कैरीज में। कैसे टाइम एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा? फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आप एक डेंटिस्ट है और आप अभी मान लीजिए कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट में पोस्टेड है और आपका नाइट ड्यूटी चल रहा है।
सो जैसे कि आप लोगों को पता होगा नाइट ड्यूटी में काफी टाइम ऐसा हो सकता है कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सो मान लीजिए आप हर दिन लगातार 8:30 को डिनर कर रहे थे, बट कुछ दिनों से आप लगातार 10:30 PM को डिनर कर रहे हैं। सो ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कौन से टाइम पे खाना खा रहे हैं और क्या खाना खा रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारा डेंटल कैरीज बहुत ही अफेक्ट होता है। दूसरा चीज मैं आपको एक बताने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, दैट इज द विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी। 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं KIDS का बात करूं, इस यहाँ पे तो काफी बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है विंडोज ऑफ इन्फेक्टिविटी के बारे में। सो विंडोज ऑफ इन्फेक्टिविटी वाज गिवन बाय कॉफिल्ड इन 1993। सो इनका बोलना ये है कि कि कॉफिल्ड ने बोला 1993 को कि इट इज द इनिशियल एक्विजिशन, जैसे कि मैं बोला स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस का स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है वो मेजर कॉज करता है डेंटल कैरीज को, एंड इट इज डेजिग्नेटेड द टाइम पीरियड as the window of infectivity। सो बेसिकली कौन से टाइम पे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस ने आके आपका टूथ को अफेक्ट किया, उसका जो टाइम पीरियड है अफेक्ट करने का, दैट इज कॉल्ड द विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी। सो अगर हम फर्स्ट विंडोज ऑफ इन्फेक्टिविटी का बात करेंगे, फर्स्ट विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी, देन ये आपका रहता है 19 to 23 मंथ्स ऑफ एज, 19 to 23 months of age, basically seen in the primary teeth। so primary teeth में 19 to 23 months age में फर्स्ट विंडोज ऑफ इन्फेक्टिविटी दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक बेसिकली वर्जिन ये एक बेसिकली वर्जिन हैबिटेट प्रोवाइड करता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के लिए, जो कि ओरल कैविटी को कॉलोनाइज करते हैं, एंड ओरल कैविटी को जब वो कॉलोनाइज करते हैं, जिसके वजह से कंपटीशन जो है वो घट जाता है किसके बीच, बाकी जितने सारे इंडिजिनस बैक्टीरिया है उनके साथ जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस का कंपटीशन है वो घट जाता है। सेकेंड जो हमारा आता है वो सेकेंड विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी का अगर हम बात करेंगे, सेकेंड विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी, तो ये बेसिकली हमारा परमानेंट टीथ में दिखाई देता है, परमानेंट टीथ में दिखाई देता है, और वी कैन सी इट एज परमानेंट डेंटिशन, एंड दैट विल बी 6 to 12 years of age। Again, 6 to 12 years of age is not a permanent dentition, it's the mixed dentition period, it is the mixed dentition period। फर्स्ट ईयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट या फिर हम बोल सकते हैं कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। 6 to 12 years of age में हमारा बोथ परमानेंट एंड प्राइमरी टूथ प्रेजेंट रहते हैं, बोथ परमानेंट एंड प्राइमरी टूथ प्रेजेंट रहेंगे। बट ये जो सेकेंड विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी है ये सिर्फ परमानेंट टूथ को, जो 6 से 12 साल के एज में परमानेंट टूथ है उसको ही अफेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग और एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स डिस्कस करने वाले थे, दैट इज द कैरियोग्राम, दैट इज द कैरियोग्राम। सो कैरियोग्राम वाज गिवन बाय ब्रथल एटल 1999। अच्छा, काफी लोग एटल को समझ नहीं पाते हैं। एटल जो है वो तब लगाया जाता है जब एक रिसर्च पेपर को हम पब्लिश करते हैं और उसमें मान लीजिए कि 6 ऑथर्स होते हैं या फिर 6 मतलब जो उस प्रोजेक्ट में काम किए होंगे 6 मेंबर्स मान लीजिए, वो 6 मेंबर्स में जो पहला मेंबर होगा उसका नाम लिखा जाता है, बाकी नाम के लिए एटल यूज होता है। सो कैरियोग्राम क्या है, इट इज बेसिकली अ मेथड ऑफ इलस्ट्रेटिंग, so it is a method to illustrate the interaction of the factors that are contributing the development of the caries, that are contributing the development of the dental caries। so जिस मेथड से डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे अभी कि लाइक होस्ट हो गया, टूथ हो गया, ये सारी चीजें या फिर डाइट हो गया, ये सारे मिलके जिस मेथड से डेंटल कैरीज को डेवलप करते हैं दैट इज कॉल्ड द कैरियोग्राम। सो
अगर हम इसको एक पाई चार्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर हम एक पाई चार्ट बना के इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो सॉरी, सो कुछ पार्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। Let this be the chance, let this be the diet, and this one be the bacteria. This is the susceptibility, and this one is the circumstances. ये सारी चीजों के ऊपर हमारा डिपेंड करता है डेंटल कैरीज। सो अगर मैं बोलूं चांस के बारे में, सो इट्स बेसिकली सोच कि हम कितना चांस है हमारे पास कि हम कैरीज को अवॉइड कर सकते हैं, क्या चांसेस है हमारे पास कैरीज को अवॉइड करने के लिए। अगर मैं डाइट का बात करूं, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट हम बोल सकते हैं, लाइक हम दिन भर क्या क्या किस किस चीजें को खाना खाते हैं, कितना प्रोटीन खाते हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कितना फैट्स खाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लाइक हम कितने बार खा रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं, ये दोनों चीज भी हमारा डेंटल कैरीज को अफेक्ट करता है। बैक्टीरिया बेसिकली ये प्लेक, और जो हमारा मेन कॉजेटिव एजेंट है दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ससेप्टिबिलिटी का बात किया जाए, ये बेसिकली आपका फ्लोराइड कितना कंटेंट है ओरल कैविटी में उसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस सलाइवा के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस आपका बफरिंग कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो बफरिंग कैपेसिटी एंड सलाइवरी सिक्रेशन एंड फ्लोराइड प्रोग्रामिंग, ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। सर्कमस्टेंसेस यानी कि डेंटल कैरीज पहले था कि नहीं था, पास्ट हिस्ट्री ऑफ डेंटल कैरीज एक हो गया आपका, और एक है आपका डेंटल कैरीज रिलेटेड डिजीजेस, डेंटल कैरीज रिलेटेड डिजीजेस। सो ये चार सारे चीजों के ऊपर ये बेसिकली डिपेंड करता है। सो जैसे कि हम बोले 5 चीजें हैं हमारे पास, एक हो गया चांस, एक हो गया डाइट। सो चांस में हम बोले कि हमारे पास कितना परसेंटेज चांस है कैरीज को अवॉइड करने के लिए। डाइट ये बोल रहा है कि हम क्या खाना खा रहे हैं और दिन में कितने बार खाना खा रहे हैं। बैक्टीरिया यानी कि प्लेक एंड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, ससेप्टिबिलिटी दैट इज द फ्लोराइड, सलाइवा एंड बफरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। सर्कमस्टेंसेस दैट इज द पहले कैरीज था कि नहीं, कुछ रिलेटेड डिजीज के बारे में। सो गाइज आज का वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं। अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग बोतल कैरीज एंड रैम्पेंट कैरीज के बारे में। सो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी 2 बार बोल चुका हूं, अगर आपको आज का वीडियो का नोट्स चाहिए देन यू कैन डीएम मी इन माय व्हाट्सएप नंबर। मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, आप इस नंबर में मेरे को डीएम कर सकते हैं, आपको इस टॉपिक का नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट।